सिंधु नगर में जीत का माहौल है। गलियां फूलों और दीपकों से सज गई है। लोग अपने राजा को देखने के लिए बाहर निकले हैं। बच्चे कूदते हैं, महिलाएं हैस्ट हुए फूल बरसा रही हैं। सम्राट विक्रम देव घोड़े से उतरते हैं। उनके कपड़े पर अब भी युद्ध की मिट्टी और खून के निशान हैं, पर उनके चेहरे पर गर्व और शांति दोनों नजर आती हैं। वो सीधे नगर के चौक में खड़े होके बोलते हैं, ये विजय सिंधु के हर वीर और हर घर की मौल है। जो कुछ हमने पाया वो तुम सबका बलिदान है। लोग जोर से जय सिंधु पुकारते हैं। विदुर सम्राट के पास खड़ा है। उसकी आंखों में थकान है पर खुशी भी है। कुछ घायल सिपाही भी फिर से खड़े होकर जश्न में शामिल हो रहे हैं। दरबार में शहीदों के परिवार बुलाए जाते हैं। सम्राट खुद उनके सामने झुकती है, उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, इन बलिदानों को हम कभी भूलेंगे नहीं। ये अल्फाज सबके दिल को छू लेते हैं। शहर एक शांत और गौरवभारी भावना से भर जाता है। लेकिन खुशी के बीच सम्राट के चेहरे पर चिंता की छाया भी है। वो रात को महल के बालकनी से शहर को देखते हुए कहते हैं, ये जीत शुरुआत है। गंधार का राजा अब चुप नहीं बैठा रहेगा। विदुर जवाब देता है, हम तैयार रहेंगे महाराज। सिंधु एकजुट है। सम्राट सिर्फ थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, तभी तो हम सिंधु है। वही डोर गंधार के महल में माहौल बिल्कुल उल्टा है। राजा का चेहरा खौफ और गुस्से से पीला पैट गया है। उसके मंत्री उसको हालात बता रहे हैं। राजा कहते हैं, सेनापति की हार सिर्फ एक निशानी है। सिंधु को तोड़ना है, उनके अंदर दरगाह पैदा करूंगा। उसकी आवाज में ठंडी कठोरता होती है जो अंधेरे महल में गूंजती है। रात भर नगर में उत्सव चलता है। लोग नाचते गाते हैं, मगर सम्राट की नजर दूर तक है। उसके मन में एक बात स्पष्ट है, विजय के साथ जिम्मेदारी भी आई है। सिंधु के लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन उसी रात कहीं दूर से बदला की हवा चल रही है। गंधार के महल में भयानक सन्नाटा है। बड़े सभा भवन के मशालों की आग से दीवार पर लंबी परछाइयां नाच रही है। राज दरबार के मंत्री और सेनापति हार के बाद अपने राजा के सामने झुककर खड़े हैं। राजा के चेहरे पर क्रोध की रेखें हैं, आंखें लाल हो चुकी हैं। वो भरी आवाज में कहते हैं, एक छोटी सी राज्य सिंधु ने हमारे वीरों को मात दी। ये अपमान है जो मैं कभी भूलूंगा नहीं। सेनापति झुककर जवाब देता है, महाराज, सिंधु के राजा विक्रम देव सिर्फ सेना से नहीं, अपने लोगों के विश्वास से भी लड़ता है। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। राजा अपना मुक्क कुर्सी के हाथ पर मारता है, तो हम उनकी शक्ति को उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जब भरोसा टूटेगा, सिंधु अपने आप बिखर जाएगा। दरबार में चुपचाप बैठे एक गुप्तचर आगे बढ़ता है। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा है। वो धीमी आवाज में कहता है, महाराज, सिंधु के अंदर भी कुछ लोग हैं जो सम्राट से असंतुष्ट हैं। अगर उन्हें उकसाया जाए तो सिंधु की दीवार अंदर से टूट सकती है। राजा के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से कहता है, तलवार से जो जीता जा सकता है वो खून से भी जीता जा सकता है, मगर असली जीत विश्वास तोड़ने में है। अब सिंधु को सिर्फ सेना से नहीं, चल से हराऊंगा। दरबार में बैठे मंत्री घबराकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रात का माहौल और भी भयानक हो जाता है, जैसे खुद अंधेरा भी राजा की साजिश का साक्षी हो। सिंधु नगर के एक कोने में एक पुराना चौपाल है, जहां कुछ व्यापारी और नागरिक इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं। बाहर अब भी उत्सव की रोशनी जल रही है, पर यहाँ की बातचीत में एक अजीब सी बेचैनी है। एक व्यापारी जोर से बोलता है, सम्राट ने युद्ध जीता है, लेकिन हमने अपने कितने नौजवान खो दिए। कौन हमारे दुकानें चलाए? कौन खेतों में हाल चलाए?
दूसरा व्यक्ति उसकी बात का समर्थन करता है। हाँ, और अनाज भी महंगा हो गया है। युद्ध से हमारे घर के चूल्हे बुझ गए हैं। विजय के गीत तो बज रहे हैं, पर हमारे बच्चे भूखे हैं। बीच में एक अनजान व्यक्ति बैठे सबकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। उसने अपना सर एक कपड़े से ढक रखा है। धीरे से कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। राजा को लोगों की फिक्र से ज्यादा अपनी शान और युद्ध की पड़ी है। अगर तुम सब एकजुट हो जाओ तो सिंधु में नए नेतृत्व की आवाज उठ सकती है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कुछ लोग गुस्सा जाहिर करते हैं, पर कुछ के चेहरे पर असमंजस है। तभी विदुर वहां से गुजरता है। उसकी नजर अन लोगों पार पड़ती है और वो रुक कर उनकी बातें सुनने लगता है। उसके चेहरे पर चिंता की रेखें उभार आती है। वो अपने मन में सोचता है, युद्ध से हमने गंधार को हरा दिया, पर अगर हमारे अपने लोग हाय विश्वास खोना शुरू कर दे तो ये हमारी सबसे बड़ी हार होगी। रात का समय है। महल के अंदर केवल मशालों की रोशनी जल रही है। सम्राट विक्रम देव अपने कक्ष में खड़े शहर की तरफ देख रहे हैं। बाहर से अब भी उत्सव की आवाज आ रही है, लेकिन उनके चेहरे पर गहन सोच है। दरवाजा खुलता है। विदुर अंदर आता है और प्रणाम करके कहता है, महाराज, मुझे नगर के चौपाल से कुछ बातें सुनने को मिली हैं। लोगों में असंतोष उगने लगा है। सम्राट उसकी तरफ मुड़कर गहन आवाज में कहते हैं, मैं जानता हूं विदुर, हर युद्ध के साथ सिर्फ विजय नहीं आती, अपने लोगों के दुख भी साथ आते हैं। विदुर गुस्से और चिंता के बीच कहते हैं, मगर महाराज, मुझे डर है कि कोई दुश्मन इस असंतोष को अपने फेड के लिए भड़का रहा है। मैंने एक अनजान आदमी को सुना जो लोगों को सम्राट के खिलाफ उकसा रहा था। सम्राट की आंखों में एक चमक सी आती है। तो गंधार की तलवार अभी भी सिंधु में चल रही है, सिर्फ अलग रूप में। विदुर हाँ में सर हिलाता है। जीत के बाद भी हम खतरे से दूर नहीं है। अगर ये आग फैल गई तो सिंधु को अंदर से कमजोर कर देगी। सम्राट गहरी सांस लेते हैं, फिर दृढ़ता से कहते हैं, लोगों का विश्वास सिंधु की असली शक्ति है। मुझे उनके दुख को समझना होगा, उनका बोझ बांटना होगा। अगर राजा अपने प्रजा के दर्द से मुंह मोड़ ले तो राज्य का क्या अर्थ रह जाता है। विदुर प्रणाम करता है और कहता है, महाराज, ये आपकी विनम्रता ही है जो सिंधु को सदा मजबूत बनती है। मैं अपने नेता के साथ हूं, चाहे दुश्मन खुले आम आए या अंधेरे में। सम्राट उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। उनकी आवाज थोड़ी नरमी ले लेती है। विदुर, सिंधु की तलवार अभी उतनी ही तेज है, लेकिन इस समय मुझे अपना दिल और ज्यादा मजबूत करना होगा। सिंधु नगर की रात अब शांत हो गई है। उत्सव के दिए बुझ चुके हैं, गलियों में बस मशालों की हल्की रोशनी बची है। इस अंधेरे में कुछ परछाइयां चुपके से नगर की दीवार पर चढ़ रही है। ये गंधार के गुप्तचर है, काले कपड़ों में, चेहरे ढाके हुए। चुपके से वो बाजार के रास्ते आगे बढ़ते हैं। एक गुप्तचर धीरे से कहता है, राजा सिंधु के लोगों का भरोसा अपनी तलवार से जीता है, हम उसी भरोसे को तोड़ देंगे। वो लोग चौपाल के पास रुकते हैं, जहां दिन में व्यापारी असंतोष की बात कर रहे थे। एक गुप्तचर अनमेन से कुछ लोगों के घरों के दरवाजों पर छुपकर पर्चियां चिपका देता है। उन पर्चियों पर लिखा है, सम्राट अपने लोगों के खून से अपना राज्य सजता है। कुछ पर्चियां बाजार में अनाज की बोरियों के अंदर डाल दी जाती हैं। कुछ लोगों के घर के पास रात के अंधेरे में गुप्त संदेश छोड़ दिए जाते हैं। एक गुप्तचर अपने साथी से कल सुबह सिंधु नगर जग कर देखेगा और उसके दिल में पहली बार अपने राजा पर सवाल उठेंगे। उनकी आंखों में जीत का एक ठंडा सा गर्व है।
धीरे धीरे सब परछाइयों की तरह अंधेरे में गायब हो जाते हैं। सीन यही खत्म होता है। सिंधु नगर सो रहा है, पर उसके अंदर एक नया जहर छोड़ा जा चुका है। सुबह की पहली रोशनी सिंधु नगर पर गिरती है। बाजार धीरे धीरे खुल रहा है। व्यापारी अपनी दुकानें सजा रहे हैं। तभी एक व्यापारी अपने अनाज की बोरी से एक पर्ची निकलता है। उसके चेहरे पर हैरानी है। वो जोर से पढ़ता है, सम्राट अपने लोगों के खून से अपना राज्य सजता है। बात ट्यूरेंट फैल जाती है। बाजार के दूसरे कोने में भी एक पर्ची मिलती है। जल्दी हाई लोग इकट्ठा होकर पर्चियां हाथ में लेकर चर्चा करने लगते हैं। एक बूढ़ा किसान कहता है, ये लिखने वाला झूठ बोल रहा है। हमारे राजा ने अपना खून भी दिया है। पर एक नौजवान जवाब देता है, मगर सच ये भी है कि हमारे घर से भी खून बहा। शायद इसमें कुछ सच हो। झुंड में हल्की बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग सम्राट के पक्ष में खड़े हैं, कुछ लोग शंका कर रहे हैं। एक औरत कहती है, कल तक हम विजय के गीत गा रहे थे, आज हम अपने राजा पर सवाल कर रहे हैं। ये पर्चियां कौन फैला रहा है? बीच में एक व्यक्ति धीरे से कहता है, जो भी हो, अगर लॉगऑन के मन में शक आ गया तो सिंधु की एकता कमजोर हो जाएगी। चौपाल के पास खड़े विदुर सब कुछ सुनते हैं। उनकी मुठियां कांस जाती है। उनके मन में बस एक ही विचार घूम रहा है। गंधार के टियर तलवार से नहीं, विश्वास तोड़कर लैग रहे हैं। ये आग फैलने से पहले बुझनी होगी। विदुर तेजी से महल में प्रवेश करता है। उसके कपड़ों पर सुबह के बाजार की मिट्टी लगी है। चेहरे पर चिंता की साफ लकीरें हैं। दरबार में बैठकर सम्राट अपने सैनिकों से कुछ अलग बातें कर रहे होते हैं, पर विदुर ट्यूरेंट आगे आता है। महाराज! विदुर की आवाज में गहन घनता है। सम्राट उसकी तरफ देखते हैं। विदुर, क्या हुआ? तुम इस कादर व्याकुल क्यों हो? विदुर गहरी सांस लेकर कहता है, बाजार में पर्चियां बांटी गई है। अनमेन लिखा है कि आप अपने प्रजा के खून से अपना राज्य सजते हैं। कुछ लोगों ने ऐसी झूठ कहा, लेकिन कुछ के मन में शक पैदा हो गया है। सम्राट का चेहरा सख्त हो जाता है। मेन समझ गया, यही तो गंधार की चाल है। वे हमारी तलवारों से नहीं, हमारे विश्वास को तोड़ना चाहते हैं। विदुर मुठियां बंद करके कहता है, महाराज, अगर ये ज़हर फैला तो सिंधु के लोग हाय हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हमें ट्यूरेंट कदम उठाना होगा। सम्राट कुछ देर चुप रहते हैं, फिर दृढ़ता से कहते हैं, युद्ध के मैदान में दुश्मन सामने होता है, पर ये जंग अंदर से लड़नी होगी। मुझे अपने लोगों तक खुद पहुंचना होगा। उनके दुख को समझना होगा, उनकी आवाज सुननी होगी। विदुर प्रशंसा की दृष्टि से कहता है, इसीलिए सिंधु आपके पीछे खड़ा है महाराज। आप शासन नहीं चलते, आप दिल जीतते हैं। सम्राट धीरे से मुस्कुराता है, लेकिन उनकी आंखों में बोझ अब भी है। विदुर, गंधार ने एक बिज पाया है, पर सिंधु की मिट्टी में उससे जद नहीं जमने दूंगी। हम सच्चाई और अपनापन से ही उस विष को काटेंगे। सिंधु नगर के चौक में लोग इकट्ठा है। हाथ में पर्चियां अब भी दिख रही है। कुछ लोग खुले आम अपनी असंतुष्टि जता रहे हैं, कुछ चुप है पर उनके चेहरे पर शंका है। तभी भीड़ के बीच से घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। सब पलट कर देखते हैं। सम्राट विक्रम देव अपने सैनिकों के बिना सिर्फ विदुर के साथ चौक में प्रवेश करते हैं। उनका शाही रूप सबको छुपता है, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर युद्ध वाला गर्व नहीं, एक सजग विनम्रता है। सम्राट अपना मुख खोलते हैं, उनकी आवाज गहरी और स्पष्ट है। मैं जानता हूं तुम में से कई लोगों के घरों में युद्ध के घाव है। तुमने अपने भाई, अपने बेटे, अपने पिता को खोया है। तुम कह सकते हो,
ये सब मेरा बोझ है। और सच ये है, हाँ, ये बोझ मेरा है। लोग चुप हो जाते हैं। एक व्यापारी आगे बढ़कर गुस्से से बोलता है, पर महाराज, हमारा अनाज खत्म हो रहा है, हमारी दुकानें बंद हैं। हमारे बच्चों का क्या होगा? सम्राट उसके बिल्कुल पास आकर कहता है, तुम्हारे बच्चों का बोझ भी मेरा है। अगर तुम भूखे रहोगे तो मेरा दरबार खुद रोटी नहीं खाएगा। अगर तुम्हारे घर अंधेरा होगा तो मेरे महल में भी दिया नहीं जलेगा। राजा का फर्ज तलवार से जीतना नहीं, अपनी प्रजा के साथ जीना है। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक वृद्ध किसान आंखों में आंसू लेकर कहता है, ये वही शब्द है जो सिर्फ एक सच्चा राजा कह सकता है। भीड़ धीरे धीरे जय सिंधु पुकारने लगती है। पर्चियां जो लोगों के हाथ में थी, कुछ लोग उन्हें आग में जला देते हैं। विदुर सम्राट की तरफ देखकर मुस्कुराता है। सम्राट के चेहरे पर हल्का सा बोझ अब भी है, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक है, अपने लोगों का विश्वास फिर से मजबूत करने की। रात का समय है। सिंधु के महल के छत पर मशालों की रोशनी मंद मंद जल रही है। महल से कुछ दूर अंधेरे में एक साया छुपकर सब देख रहा है। ये गंधार का गुप्तचर है जो सिंधु नगर में घुस आया है। उसके हाथ में एक छोटी लिपि और मोहर है। वो धीरे से अपनी आवाज में कहता है, सम्राट सिंधु की प्रजा के साथ जुदा रहे हैं। उनकी शक्ति और उनकी एकता हमारे राजा के लिए खतरा बन रही है। मुझे ये खबर ट्योरेंट भेजनी होगी। वो अपनी कमर से एक छोटा कबूतर निकलता है। उसकी गर्दन पर लाल धागा बंधा है और उसमें एक संदेश लगाया जाता है। गुप्तचर अपने हाथ से उस कबूतर को हवा में उड़ाता है। कबूतर मशालों के ऊपर से निकलकर अंधेरी रात में गायब हो जाता है। गुप्तचर अपनी आंखों में एक खौफ के साथ कहता है, गंधार के राजा को पता चलेगा और फिर सिंधु पर बिजली टूटेगी। वो धीरे से अंधेरे में गायब हो जाता है। सिर्फ खाली रात और हवा का सन्नाटा बाकी रह जाता है। दूर एक अंधेरी घाटी में गंधार का राजमहल खड़ा है। स्टूल पत्थरों से बना हुआ, ऊपर लाल मशालों की रोशनी झलक रही है। राजदरबार के अंदर गंधार का राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। उसके पास उसका प्रमुख सेनापति और कुछ मंत्री खड़े हैं। तभी एक सिपाही हानफटा हुआ अंदर आता है। उसके हाथ में एक छोटा पत्र है जो सिंधु के महल से भेजा गया था। सिपाही झुककर कहता है, प्रभु, सिंधु के सम्राट ने अपनी प्रजा का विश्वास FIR जीत लिया है। उनकी सेना और प्रजा दोनों एकजुट हो रहे हैं। अगर हमने जल्दी वार ना किया तो सिंधु को हराना असंभव हो जाएगा। राजा पत्र को जोर से पकड़ता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो खड़कर कहता है, सम्राट विक्रमदेव, तुम्हारी एकता तुम्हें बचाएगी? नहीं, अब गंधार का प्रकोप तुम पर टूटेगा। वो अपने सेनापति की तरफ देखकर गरजता है, तैयार करो, अगले सूरज के साथ सिंधु की सीमा पर हमारी सेना खड़ी होगी। और इस बार खून के बिना वापस न आना। सेनापति दोनों हाथ जोड़कर गरजता है, जय हो महाराज। सभा में एक साथ नगाड़े बजने लगते हैं। मंत्रियों और सेनापतियों की आवाज एक साथ गूंजती है। रात की हवा में शब्द गूंज उठते हैं, गंधार, गंधार, गंधार। सीन खत्म होता है राजा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ, जैसे उसने अपना अगला चाल चल दी हो। फेड आउट। एपिसोड 7 ends।